वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो कल हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 76 से शुरू। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेशंस वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था यानी रिश्तों वाला, उससे ये 5 क्वेश्चन 76 से लेके 80। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ज़रूरी ये होता है ऐसे केस में कि हम चार्ट बना लें एक कि कौन-कौन लोग मौजूद हैं फैमिली में। तो यहाँ जैसे दिखा रहे हैं 6 लोग। तो अब ये 6 जो हैं, ये 6 लोग देखिए जी, एच, आई, जे, के और एल। तो इसमें एच की बहन आई है। यहाँ पे पता क्या चला कि एच जो है इसकी बहन आई है। आई को हम माइनस दिखा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये लेडी। इसके बाद ये कह रहे हैं जी का पौत्र। ये जी है का पोता है। इसका पोता कौन है? एल है। ठीक है? ये पौत्र है, यानी ग्रैंडसन। ठीक? अब बीच में बाकी लोग हैं। एच की बहन आई। एच यानी मर्द है और आई। ठीक है? इसके बाद ये कह रहे हैं के पति का भाई एच है। के यानी कि कोई लेडी है, इसका जो पति है, पति का भाई एच है, यानी एच कौन हो गया? का देवर या जेठ होगा। ये या तो देवर होगा और या जेठ होगा। किसका? के का। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लोग आ गए, जे गायब। तो जाहिर है कि जे भी इनकी फैमिली में ही है, तो ये के का पति यानी कि जे होगा। ये रिलेशंस हैं, यानी एच, आई और जे ये तीनों भाई बहन। ये दोनों भाई हैं, ये इनकी बहन है। और के जो है ये जे की पत्नी है। ठीक है? ये इनका पोता है, तो ये भी प्लस होगा। और ये जनरली दादा के लिए ही पोते को रिलेट करते हैं, तो ये भी देते हैं दादा। ठीक है? तो इस तरह से रिलेशन है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे पूछ रहे हैं आई का एल से क्या संबंध है? आई ये है, तो ये इसके पिता की बहन है। ठीक है? या इसकी माँ की ननंद है। तो इसकी कौन हो गई? बुआ हो गई। यहाँ पे चौथा चौथा ऑप्शन सही हो। ठीक है? सरताज कह रहे हैं समझ नहीं आया। तो देखो इसमें बेटे ये दिया हुआ है कि 6 लोग फैमिली में हैं, जी, एच, आई, जे, के और एल। तो एच की बहन आई है। एच और आई जो है ये भाई बहन दिए हैं। तो इसलिए एच पे मैंने प्लस मार्क कर दिया। तो इसका तरीका क्या है कि जो मेल होते हैं, मर्द जो होते हैं, उसको हम प्लस से दिखाते हैं। ठीक है? और जो औरतें हैं उन्हें माइनस से दिखाते हैं ताकि पहचान रहे हमें, अगर अक्षरों में इस तरह से दिखाया जाता। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये एच और आई लिखा था कि एच जो है ये भाई है इसकी बहन। ये दोनों सबसे पहले इन्होंने रिश्ता दिया है। ये यहाँ पे देखिए एच की बहन आई है। इसके बाद कह रहे हैं जी का पौत्र एल है, यानी जी का पोता एल है, यानी ग्रैंडसन। ठीक है? अब बीच में जाहिर है कि माँ-बाप, ताऊ और चाचा, बुआ ये सब आ जाएँगे। तो यहाँ पे बीच में कह रहे हैं के पति का भाई एच है। तो के जो है ये एक लेडी है और इसके पति का भाई एच है, यानी इसका देवर या जेठ। ठीक है? तो यहाँ जे के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी ये दोनों पति-पत्नी, जे और के।
तो ये दोनों पति पत्नी हैं और इसकी लेडी की ये नंद हो गई और ये देवर या जेठ हुआ। ये इसका ससुर हो गया और ये इसका बेटा हो गया। ये रिश्तेदारी है। यानी यहाँ फैमिली में 3 भाई-बहन हैं एच-आई-जे और के जो है वो जे की पत्नी है और जी जो है इनके ससुर हैं और एल जो है बेटा। ठीक है? समझ में आ गया अब? सरताज क्लियर हो गया? ओके। तो देखिए यहाँ पे अब आई जो है ये कौन हो गई? इस बच्चे की बुआ हो गई। क्योंकि जे की बहन है। जे इसके पिता हैं, के इसकी माता। ये रिलेशन है इसमें। तो ये बुआ हो गई। ये आपका 76 का चौथा आंसर सही। ठीक है? अब ये रिश्ता याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो 2 लोगों का इसमें खाली ज़िक्र आया है। एक तो लड़के की माँ, ठीक है? एल जो है वो पोता है, उसकी माँ और उसकी बुआ, 2 लेडीज़ हैं। तो ये सेकंड सॉरी थर्ड आंसर जो है इसमें 2 दिया था, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है? तो 77 का 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 77 का 3 हाँ, तो 1, 2, 3, 4 सरताज का 2 क्यों आ गया भाई? बाकी सबका 3 आया। सरताज आप ठीक कर लीजिए। 2 आंसर है, लेकिन ऑप्शन तो 3 है ना बेटे, इसलिए हम 3 मार्क करेंगे। तीसरे ऑप्शन में 2 महिलाएं थी। पीछे मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ महिलाएं कौन-कौन ज़्यादा बेहतर। तो देखिए, यहाँ पे एक महिला तो ये है, ये आई और एक के है, ये दोनों पे माइनस बना हुआ है। ये दोनों औरतें हैं। बाकी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 1, 2, 3, 4 मर्द। ठीक है? ये क्लियर हो गया कि 2 आंसर ज़रूर है, लेकिन ऑप्शन 3 होगा। ठीक है? के का पति कौन है? के का पति ए है। ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर 2 78 का 2। मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन तो मैंने क्लास में एक बार कराया भी था। वही क्वेश्चन इत्तेफाक से इसमें दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे जे का एच से क्या संबंध है? जे का एच से। दोनों भाई-भाई हैं एच और जे। ठीक है? यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। ठीक? 79 का 4 भाई है वो उसका। दोनों भाई-भाई हैं जे और एच। ठीक है? इसके बाद कहते हैं जी का जे से क्या संबंध? जी कौन है? जी जो है वो कौन है? उसका जे से क्या संबंध है? तो वापस हम चलते हैं उस पिक्चर में। जी और जे। देखिए जी ये है और ये इसके तीनों बच्चे हैं एच आई जे। तो जे जो है इसका जी पिता है या यूं समझ लीजिए जी का जे बेटा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पूछा क्या था? हम थे 80 पे। तो जी का जे से क्या संबंध? तो जे उसका क्या हुआ? जे से क्या संबंध है? यानी जे का जी कौन है? क्या हो गया? ठीक है? जे का जी जो है पिता हो गया क्योंकि इनके बेटे का दादा है ना, जाहिर है इनका बाप हो गया। क्लियर है? तो सबका ठीक हो गया ये 80 का 1। कुछ बच्चे तो 81 पे ही पहुंच गए। सुभान 81 का 1 बता। वेरी गुड। चलिए 81 पे भी चलते हैं। ओके, अब यहाँ 81 से 85 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द संख्या
या तो शब्द दिए होंगे या संख्या दी होंगी, वो छपे हैं। प्रश्नों के नीचे 4 उत्तर विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न के शब्द आपस में किसी रूप में संबंधित हैं, यानी इनका आपस में कुछ रिलेशन, जो 4 शब्द दिए हुए हैं। और जो आंसर में दिए हैं, उनके साथ भी वैसा ही संबंध होगा। उत्तर विकल्प का एक शब्द प्रश्न शब्दों के साथ ठीक-ठीक बैठता है। तो उसका पता लगाकर उसकी विकल्प संख्या को अपने उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सम जवाब दीजिए। ठीक है? चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेन, पेंसिल, स्केल, कागज, ये सब क्या है? स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है? यानी लिखने पढ़ने से ताल्लुक है इन सब चीजों का, तो ये स्टेशनरी आइटम कहलाते हैं। तो स्टेशनरी में इनमें से क्या है? किताब अलग चीज है, किताब स्टेशनरी में नहीं आती। पिन आती है, तो इसको हम टिक कर देंगे, यानी 81 का 2 होगा। 81 का 2 एक नहीं होगा, सबने गलत दिया है। किताब स्टेशनरी में नहीं आती है। पेन, पेंसिल, स्केल, कागज, पिन, इरेजर, ये सब आती। ना किताब आएगी, ना ब्लैक बोर्ड आएगा, ना मेज आएगी। तो ब्लैक बोर्ड और मेज तो फर्नीचर हो गया। किताब जो है वो पढ़ने की चीज है, लिखने की नहीं। स्टेशनरी में वो आती हैं चीजें जिनका लिखने से ताल्लुक होता है। ठीक है? तो अब क्लियर हो गया सबको कि पेन क्यों होगा, पुस्तक क्यों नहीं होगा। ठीक है? बैंगलोर, भोपाल, शिलोंग, रांची, ये अलग अलग शब्द। शिलोंग और ये सब क्या है कि किसी न किसी प्रदेश की राजधानियां हैं। ठीक है? राजधानी अब नैनीताल तो नहीं है, नागपुर भी नहीं है, विशाखापट्टनम भी नहीं है, हाँ दिसपुर है, आसाम की दिसपुर है। तो 82 का 4 हो गया। ठीक है? 82 का 4 दिसपुर आ गया सबका। तो इसके बाद चलते हैं 343, 7 का घन, ये 6 का घन है, ये 5 का, ये 9। ये सब में खास बात यही है, यानी ये घन है। 7 की घात 3, 6 की घात 3, 5 की घात 3 और 9 की घात 3, ये है। अब इसमें देखिए, ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये सोचिए क्या है ये 8 का घन है। ये 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512, ये 8 का घन। ये भी इसी कैटेगरी में है। तो 83 का 3 हो जाए। ठीक, आ गया सबका आंसर। वेरी गुड। 119, 153, 187, 255, ये सब 17 की टेबल में आते हैं। 17 सत्ते 119, 17 ने में 153, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आ जाएगा। और 170 और 85, 255, तो ये 15 बार करेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें से हमें बताना है कि इसमें से 17 की टेबल में कौन सा है। इसमें ये है, देखिए, 17 एकम 17, बचे 5, 51 हो गया। 17 तिये 51, यानी 13 गुना है ये। ठीक है? ये इसका आंसर, यानी 84 का 1। ठीक है? गेहूं, चावल, चना, मक्का। चना जो है वैसे दालों में भी आता है, लेकिन अनाज में भी शामिल किया जाता है। तो ये सब क्या हो गए? अनाज। और इसमें आटा तो अनाज को पीस के बनता है, सेब फल है, टमाटर सब्जी, जौ जो है ये भी अनाज है। हालांकि आजकल बहुत कम लोग खाते हैं जौ, जानवरों वगैरह को ज्यादा खिला दिया जाता है, लेकिन ये भी अनाज है। ठीक है? तो ये इसमें आ जाएगा 85 का 2। ठीक है? सर समझ नहीं आया।
अच्छा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटे? 85? ये सब देखिए, गेहूं, चावल, चना, मक्का वगैरह जो हैं, ये सब क्या हैं? अनाज, जिनकी रोटी खाई जाती है, या पेट भरने के लिए जो मेन आइटम है, जिसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है, वो चीजें। तो आटा तो गेहूं से पिस के बनता है, लेकिन खुद अनाज नहीं है। सेब फल है, टमाटर सब्जी है, जौ भी अनाज है। ये भी अनाज है, हालांकि आजकल लोग इसको यूज नहीं करते हैं, जानवरों वगैरह को खिलाया जाता है, लेकिन ये भी किया जा सकता है। जौ की भी रोटी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, दो छात्र आपस में पीठ सटाकर खड़े हैं। तो देखिए, अगर दो लोग खड़े हैं इस तरह से, एक इधर और एक इधर, तो इसका दायां हाथ इधर होगा, राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट ये होगा। और इसका फेस अगर इस साइड में है, इसका फेस इस साइड में है, तो इसका राइट हैंड ये हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड ये होगा। ठीक है। तो यदि एक छात्र का दायां हाथ, अगर इसका दायां हाथ मान लीजिए पश्चिम की तरफ है, तो दूसरे छात्र का बायां हाथ किस तरफ होगा? जिधर इसका दायां होगा, उधर ही इसका बायां होगा, तो ये भी पश्चिम होगा। ठीक है। और अगर इस साइड लेते, अगर यहाँ हम पश्चिम मान लें, तब भी वही बात होगी, इसका राइट, इसका लेफ्ट। ठीक है। तो 86 का इसलिए 2 होगा। ठीक। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। राजेश विद्यालय से निकल के पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। इसका बायां किधर हो गया? ये हो गया। और यहाँ 2 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चढ़ता है, और फिर बायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। राजेश अब अपने विद्यालय से कितना दूर होगा? इसका विद्यालय ये था, ये इसका विद्यालय है। ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, इधर भी 3, इधर भी 3, और ये 2 किलोमीटर। ये एक रेक्टेंगल बनेगा, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर होगा, यानी इसका आंसर ये चौथा वाला। ठीक है। 87 का 4। ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर पढ़ाया था, ये उससे है। दिशा बेटे, आपका 1 कैसे आ गया? 8 किलोमीटर तो बनते ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने सब जोड़ दिया? नहीं बेटे, ये तो टोटल ये चला कितना वो है। अब ये वापस जिस पोजीशन पे है, इस पोजीशन में और इसमें बीच में गैप कितना है, वो मालूम करा है। विद्यालय से कितनी दूरी पर है, आप पूरा डिस्टेंस आपने जोड़ डाला। ठीक है। तो उसको ठीक कर लीजिए। ओके। क्लियर हो गया? दिशा, आपका खाली क्वेश्चन गलत था, समझ में आ गया ये? तो दिशा ने 88 का दिया है, ये 87 है। ओ हो। तो आप आगे चली गई, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं, नेहा उत्तर की ओर चलकर। नेहा यहाँ खड़ी है, और उत्तर की तरफ, तो उत्तर को हमेशा आप ऊपर की तरफ दिखा दी। उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ जाती हैं, तो इनका बायां इधर होगा। फिर दाएं मुड़ती हैं, बाएं पहले और फिर दाएं, ये दायां हो जाएगा। पुनः दाएं मुड़ती हैं, फिर दाएं मुड़ जाती हैं। तो देखिए, पहले बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। अब किस दिशा में उसका मुंह होगा? तो अगर उत्तर ये है,
तो इधर पूरब होगा, ठीक है। तो इनका मुंह पूरब की तरफ है, क्योंकि अभी इधर ही मुंह करके खड़ी हैं, इधर जा रही, ठीक है। तो पूरब की तरफ होगा इनका। 88 का 1 होगा। अल्तमश, दिशा, अच्छा दिशा 89 पे पहुंच गए हैं ये लोग, कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। 89, यदि 5 नवंबर 2018 को सोमवार था, 5 नवंबर को क्या दिन हो? तो यहाँ पे देखिए 5 नवंबर 2018, 2018 को मंडे था, ठीक है। तो 5 नवंबर 2019 को ट्यूसडे हो जाएगा, और 5 नवंबर 2020 को 2 दिन बढ़ जाएंगे। क्यों? ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, तो यहाँ 1 दिन बढ़ गया। तो अब ये ट्यूसडे की बजाय, अब यहाँ एक बढ़ा था मंडे से ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे की बजाय ये हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर 4 होगा, 89 का 4। 89 कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, 89 का 4 होगा बेटे, समझ में आ गया? बीच में एक लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। मैंने इसका फार्मूला बताया था कि नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें मान लीजिए 365 दिन का एक साल होता है, इसको 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 7 पंजे 35 और बचे 1, 7 दूनी 14। तो यानी पूरे 52 हफ्ते और 1 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में 2 दिन बच जाते हैं, क्योंकि वो 366 दिन का होता है। तो इसलिए अगर अगले साल की सेम डेट की बात करेंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है, ये जो बचा है शेष, इसकी वजह से 1 दिन बढ़ जाता है। इसीलिए हमने देखिए यहाँ मंडे लिया था, यहाँ ट्यूसडे लिया, लेकिन यहाँ थर्सडे लिया, क्योंकि ये लीप ईयर है 2020 जो है, उसमें फरवरी से पहले आ जाएगा, और फरवरी में 29 दिन होंगे, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। 90, एक पंक्ति में 25 लोग खड़े, टोटल 25 लोग हैं, ठीक है। एक व्यक्ति आगे से, मान लीजिए इधर से ये स्टार्ट हो रहा है, आगे ये साइड है, तो यहां से इसकी पोजीशन 12वीं, यानी 11 लोग इससे पहले। तो पीछे से वो किस स्थान पे होगा, इसका फार्मूला क्या होता है? तो 25 में से 12 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 25 और 1 26, 26 में से 12 गए 14, 14वें स्थान पे होगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, 25 में से 12 घटाएंगे तो इसके राइट हैंड साइड में कितने लोग हैं वो आ जाएंगे, तो इसके दाईं तरफ कितने हैं? ये 13 लोग हैं, और ये खुद 14वां होगा। इसके राइट हैंड साइड में 13 हो गए, तो इधर से काउंट करेंगे तो खुद 14वां हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 90 का 3 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो अब आ गए हम शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं, विज्ञान के 91 से 125 तक हैं, सामाजिक विषय के 126 से 160, और गणित के 161 से 180। तो हम यहाँ पे अभी गणित के करेंगे, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विषय के हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसके मैंने पीडीएफ भेज दिए थे। और आज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, अब शाम में हम लोग शुरू करेंगे 2020,
तो 2020 का भी मैंने पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है। तो वो आप शाम को जब आएंगे 8 बजे, उससे पहले उसको देख लीजिएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गणित पे आ गए। घड़ी की सुइयों का मैंने काफी कुछ आपको समझाया था, ये उसी पे आधारित है। घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा? तो गतियों का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे ऊपर होता है 12, नीचे 6 होता है, इधर 3, इधर 9 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 8, यहाँ 10। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? अगर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चलने में इसको 1 घंटा हो जाता है, और टोटल सर्किल में डिग्री कितने बनते हैं? 360। ठीक है, 1 घंटे में ये 1 नंबर आगे चलती है, तो टोटल 12 नंबर हैं। तो कितना हो गया? 12 तिये 36, यानी ये 30 डिग्री चलेगी अगर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 1 घंटे में मिनट की सुई कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मिनट की तो 12 से चलेगी, 1 घंटे में वापस 12 पे पहुंच जाएगी, यानी 360 डिग्री बनाएगी। तो घंटे की चलेगी 30 डिग्री और मिनट की चलेगी 360 डिग्री। ये अनुपात होगा। 30 से दोनों को भाग दे दिए, 30 एकम 30, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो 1:12 का इसमें गति में होगा। भाई, जितना कोण बना रही, जितनी दूरी तय करेगी, उतना ही गति में भी फर्क होगा। ठीक है, क्योंकि उतने ही टाइम में वो पूरा चक्कर लगा रही है और वो खाली 30 डिग्री। तो इसलिए 161 का तीसरा आंसर हो। 161 का लगता है सब चूक गए थे, तो तीसरा होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओके, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया, ये बड़े बड़े कंपटीशन में भी आता है। बड़ा इजी है, ये देखने में लग रहा है तो बड़ा भयानक है, कैसे हल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लीजिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √1 प्लस, अब देखिए ये अनंत श्रेणी है। अनंत श्रेणी में यह है कि अगर इस पूरे को आपने x माना है, तो इसके अंदर यहां से इधर तक जितनी है, इसको भी x ले सकते हैं। ये फायदा होता है अनंत का। इसको भी हमने x ले लिया। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ये है तो देखिए 10th क्लास का ये कोर्स, लेकिन ये इत्तेफाक से 2-1 साल से ही आपके कोर्स में डालना इन्होंने शुरू कर दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। अब सवाल ये ए बी सी जो मैंने लिखा है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था इसका मतलब क्या होता है। कि अगर इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये ए जो है इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनके गुणक हैं। ठीक है, और ये नंबर्स हैं, ये वेरिएबल है एक्स जो है। तो यहाँ पे ये ए बी सी इस तरह से हैं। तो इस तरह से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी की यही वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एक्स का गुणक क्या है? 1 है। तो इसको बी की जगह हम रख देंगे माइनस, क्या रखेंगे? देखिए यहाँ भी माइनस है, यानी ये -1 है बी, और यहाँ माइनस पहले था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। -4 × a1 है। ठीक है, और c -1 है अपॉन 2a, यानी a यहाँ पे भी 1 रख देंगे, a भी 1।
मैं ये लिख दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस। अब देखिए ये माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ। तो ये 4 एकम 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। जगह नहीं होने की वजह से मैंने सीधा लिख दिया है बटे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, इस पूरी श्रेणी का मान क्या हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा। तो देखिए अब निगेटिव लेने में ये वैल्यू जो है 5, ये एक्चुअली 2 पॉइंट समथिंग आती है। ठीक है, एग्जैक्टली इस टाइम बात करने की जरूरत नहीं है, 2 से बड़ा होता है मतलब ये। और एक यहाँ पे है, निगेटिव चिन्ह इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक वैल्यू कोई इन्होंने दे ही नहीं रखी है, तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। यानी अंडर रूट 5 जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट समथिंग और 1 ये मिलके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 बटे 2 1.5 के करीब हो जाएगा, यानी 1.5 से कुछ बड़ा। 1.5 से अगर बड़ा है तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में आंसर। ठीक है, इस तरह से ये 4 नंबर हुए। तो 162 समझ में आ गया। नहीं बेटे, 162 का एक आंसर नहीं है, अब आपने देख लिया कैसे आया है। 4 इसका आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। 162 का एक जिन्होंने कर दिया है वो उसको समझ लें, 4 होगा इसका। अब समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा इस तरह का मैंने एक आध क्वेश्चन क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, जिसमें क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में पहले बदल देंगे। 17 तो खुद ही अभाज्य है, इसकी घात 15 ऐसे ही रहने दीजिए। 15 को हम 3 गुणा 5 में लिख सकते हैं। ठीक है, की घात 24 और 8 2 गुणा 2 और इसकी पावर है b। तो देखिए ये 1 है, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 गुणा 15 ये हो गए। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये 2 हैं, ये तो 1 था। ठीक है, और ये 2 हैं, तो 2 गुणा 24 हो जाएंगे। और इसके कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 गुणनखंड है, 3 गुणा 20 कितना हो गया, 15 प्लस 48 प्लस 60। इन सबको जोड़ेंगे, क्या हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 2 4 6 और 6 12, 123 इसका आंसर। और 123 कहाँ है, एक नंबर। तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। 163 का एक। अल्तमश भी 3 निकालना है, ठीक कर लो अल्तमश। तो 163 का फर्स्ट वाला आंसर है, यानी 123 इसकी वैल्यू। ठीक है, सबके समझ में आ गया। हम्म, यदि 3 कारों की चाल, तो यहाँ पे चाल दी है, तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में, यहाँ दूरी की बात हो रही है, समय का अनुपात। समय क्या होता है, t बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला है। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे चाल दी हुई है, दूरी नहीं दी है, तो टाइम कितना कितना लगेगा। अब देखिए पहली कार जो है उसकी चाल अगर 3 है, तो दूरी मान लीजिए x है, तो x बटा 3 हो गई। दूसरी की चाल 4 है, इसको टाइम कितना लगेगा, x बटा 4 लग जाएगा। और इसको x बटा
5 लग जाए। ठीक है, अब इनमें अनुपात क्या होगा? तो टाइम तो ये हुआ, इसमें अनुपात क्या होगा? x तो कॉमन है, सब में से हटा दीजिए, ये 1/3 रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। लेकिन अब इसे साधारण अंकों में कैसे बदलेंगे? 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 से गुणा कर ये हो जाएगा। एक ही नंबर से अगर अनुपात में हम गुणा करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही नंबर से अगर हम करेंगे तो इसके गुणधर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 60 यहाँ कर देंगे। अब ये साधारण अंक मिल जाएंगे। 60 को 3 से भाग दिया तो 20 हो गया, 60 को 4 से भाग दिया 15 हो गया और 60 को 5 से भाग दिया 12 हो गया। तो इनके टाइम में ये अनुपात हो जाए 20, 15, 12, ये यहाँ 2 नंबर। ठीक है, तो 164 का 2। ठीक है, समझ में आ गया सबके? कोई डाउट तो नहीं? सुभान अली का 1 आ गया। चलिए ठीक कर लीजिए बेटे उसे। ठीक है, तो अब सबका सही हो गया। हम्म, तो यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज दी है। इसका फार्मूला मैंने लिखवाए थे, फार्मूले मैंने कहा था भले ही आप इसको का डेरिवेशन न समझें, लेकिन फार्मूला लगा के निकाल लें। तो इसमें साधारण अंकों में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये इनके स्क्वायर आएंगे, और 4 स्क्वायर वगैरह वगैरह प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा। और इस तरह की श्रेणी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था? ध्यान है आप लोगों को? इसके लिए होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, और इसके बाद 2n+1 अपॉन, ठीक है, ये फार्मूला याद है, अपॉन 6। तो ये लगा देंगे यहाँ पे। और n क्या है यहाँ पे? 10 नंबरों के वर्गों का योग है, तो ये हो जाएगा 4, और n की जगह रख देंगे 10, n+1 हो गया 11, 2n+1 यानी 20 और 1 21 बटा 6। ठीक है, तो इसमें 4 को 2 से भाग दे दिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस 3 से 21 को भाग दे दिए, 3 सत्ते 21, तो बचे 11, 10। देखिए ये बचा 2 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 7, ये नंबर रह गए। तो 2 से 7 को करिए, या 2 से 22, 11 को कर दिए 22 हो जाएगा। तो 22 को 7 से अगर गुणा करेंगे यानी ये हो गया 22, तो 10 से भी कर दीजिए तो 220 हो जाएगा। अब 7 से कर दीजिए तो 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 1540। 1540 ये 4 नंबर पे है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो 165 का 4। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ गया ही? बस ये मैंने 3-4 फार्मूले आपको लिखाए थे, ये याद रखिएगा। ये आजकल हैं तो ये भी 10th के कोर्स में, लेकिन ये इसमें डालना शुरू कर दिए हैं इन्होंने, हालांकि आपके कोर्स की बाहर की चीज है। तो फार्मूले जो मैंने लिखाए थे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 घटाने पर शेष चाल 80 आता है, तो संख्या को x मान लेते हैं। 80% का मतलब क्या हो गया? 80
बटा 100 गुणा x, ये इसका 80% हो गया। और इसमें से अगर 80 घटा दिया जाए, यानी इसमें से 80 घटा रहे हैं तो मिल के आ रहा है 80 मिल रहा है। इसको इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, तो 80 बटा 100 गुणा x बराबर, ये 80 इधर जाके 160 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, ये इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 160 इंटू 100 अपॉन 80। 80 से इसको काट दीजिए, 80 दूनी 160, तो 100 दूना 200। क्या आपका आंसर क्या? ये एक नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर तो 166 का एक। समझ में आ गया सबके? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यहाँ पे कह रहे हैं दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का होता है, अगर मान लीजिए साइड एस है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या का वर्ग की भुजा में अनुपात बताइए। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या का तथा वर्ग की भुजा में अनुपात बताइए। तो ऐसा करते हैं, एस को इधर ले जाते हैं और पाई को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा अगर एस स्क्वायर इधर हम ले गए, और पाई नीचे आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर बटा एस स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो इधर भी और इधर भी, तो 1 का तो अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, अंडर रूट पाई, और इधर हो जाएगा आर अपॉन, तो 1 बटा पाई या 1 अनुपात पाई, ये इसका आंसर आर और एस का। ठीक है, यानी 167 का 4। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। तो यदि किसी समबाहुभुज में, समबाहुभुज जो है इसका ताल्लुक देखिए, इस सर्किल को कितने हिस्सों में बांटा जाता है उससे होता है। और इसमें इस रेखा को अगर बाहर बढ़ा दिया जाए तो ये बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, और अंदर वाला, ये कोण और इसका सीधा ताल्लुक होता है। ठीक है, क्या ताल्लुक होता है? तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें आपस में ये ताल्लुक होता है, मान लीजिए इसको और मैं बड़ी पिक्चर बना देता हूँ। अगर ये दो लाइनें जो अंदर से आ रही हैं इस तरह से, केंद्र पे बना कोण, यहाँ आपको ज्यादा क्लियर समझ, तो ये वाला जो केंद्र पे कोण बनता है, क्योंकि ये पिक्चर में इत्तेफाक से मैंने ये थोड़ी सी फिगर ऐसी बना दी, ये असल में ये यूं आएगा, इसलिए मैंने बड़ी करके बनाई है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये अगर थीटा है तो ये। ठीक है, अब यहाँ पे कोण कितना बनेगा, इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए पाई है, तो थीटा प्लस पाई जो है ये मिलके 180। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि किसी समबाहुभुज में जिसके बाह्य और आंतरिक कोण, तो आंतरिक तो ये वाला हो गया, बाह्य ये हो गया, थीटा जो है बाह्य कोण है, और पाई जो मैंने दिखाया है ये आंतरिक कोण में 1 और 3 का अनुपात, यानी बाह्य और आंतरिक, यानी ये अगर 1 है तो ये 3, ये अनुपात है। और इन दोनों का योग क्या है? योग तो हमें पता ही है, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये मान लीजिए x है,
तो ये 3x होगा, तो बराबर 180। तो 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45। तो ये अगर 45 डिग्री है, ठीक है, तो इसमें कितनी साइडें होंगी? तो जितना ये होता है उतना ही ये कोण होता है। तो 360 को आप कितने से भाग देंगे? इस 45 से। जो बाह्य कोण का मतलब आया है, जो x की वैल्यू आई है, इससे भाग दे दी। 45 से भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा, ठीक है, ये 8 आ जाए, क्योंकि 45 अट्ठे 360 हो, ठीक है। 45 का दुगना 90 और 90 का 4 गुना ही, जैसे तो सीधा आपको 45 का पहाड़ा नहीं आता। तो ये 8 साइडें हो, जितने कोण यहाँ बनेंगे, यानी दो साइडों के बीच में ये जो कोण बन रहे हैं, तो यही तो बांटेगा उसको, सर्किल को। इस तरह से ये बांटेगा, ये साइडें हो जाएंगी। तो जितने ये कोण बनेंगे उतने ही साइडें। तो यहाँ पे 45 से इसलिए हमने 360 को भाग दिया, तो सर्किल जो है ये 8 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से 8 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऐसे। तो ये 45 डिग्री अगर है, तो 360 को इससे भाग दिया, 8 हो गए, और ये इसकी साइड हो, तो ये 8 साइडों में बढ़ जाएगा आंसर, हो, ठीक है। क्लियर हो गया? 168 का दो इस तरह से हो, ठीक। ओके। यदि P इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो P माइनस 1/p का मान होगा। P की जगह उठा के रख दी, P का मान थी इतने, तो इतने का मान, तो P माइनस 1/p, इसमें P की जगह x प्लस 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो अब इसमें जगह नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ब्लैंक पेज आगे ले लेता हूँ, फिर करके दिखा देता हूँ। तो ये हमने लिया था, क्या लिया था? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस x। इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे का एक्स ऊपर आ जाएगा। ये जो एलसीएम यहाँ पे जैसे था, ये एलसीएम यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो नीचे ये भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्योंकि जगह कम है, ये स्क्रीन छोटा होता है, इस वजह से मैं सीधा करे दे रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा? एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, इसका कैंची गुणा होगा, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसमें देखिए, इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, एक में गुणा करिए तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये आपका आंसर, ठीक है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अब वापस चलते, यहाँ पे क्या था ये याद रहेगा। तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, ये वाला आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर। क्लियर हो गया ये, यानी इसका आंसर 3 है, 169 का 3, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया था। तो ये 170, ये बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दें तब भी वो पूरी मिलके जो है अपरिमेय ही कहलाती है। यानी अंडर रूट में कोई वैल्यू है, उसके साथ बाकी वैल्यूज अगर बिना अंडर रूट के हैं तब भी ये अपरिमेय ही कहलाएगी, ये अपरिमेय है, ठीक है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं 170 में, ठीक है, ओके। द्विघात समीकरण इतने में मूलों का योग होता है। तो इसमें देखिए, मूलों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बी, इस फॉर्म में ये होता है। यहाँ पे ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणा है। अगर हम मूल अल्फा और बीटा लें, यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसको जब गुणा करते हैं तब ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ था, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4, मैंने नीचे एलसीएम x ले लिया, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रिड्यूस अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये दो जो है ये इसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि मैंने उस वक्त भी लिख के दिखाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो। अब ये यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है, तो हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 9 अपॉन ये। तो यहाँ पे b की जगह -9, यहाँ पे मैंने जो फार्मूला बताया था माइनस बी अपॉन अल्फा होता है, माइनस ये वाला आ गया, b की जगह -9 आ गया, अल्फा की जगह 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 9/, कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर, ठीक है, यानी सेकंड। क्लियर हो गया। तो 171 का 2, 3 किसका आ गया, फादिया नहीं बेटे, फादिया ये 3 नहीं होगा, 2 होगा, पॉजिटिव आएगा वो, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए लेते हैं, या माइनस बी अपॉन अल्फा,
ठीक है। अच्छा, अल्फा मैंने इधर भी ले लिया तो इसको ए समझ, माइनस बी अपॉन, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, चलें आगे। यहाँ पे कह रहे हैं 1 से 101 के बीच में सम संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला क्या होता है? का फार्मूला भी बताया था मैंने, 172। कौन सा फार्मूला बताया था, याद है? हम्म। इसका फार्मूला देखिए होता है एस इक्वल टू ए प्लस एल टू एन बाई, ये क्या है, ए प्रथम पद, फर्स्ट, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एल लास्ट टर्म, पहला पद और आखिरी पद। ए जो है पहला पद है और एल आखिरी पद। अब यहाँ पे अगर सम संख्याएं लेंगे तो शुरुआत जो होगी वो 2 से होगी और आखिर जो है 100 से होगी। और सम संख्याओं का योग अगर आप करेंगे तो 2 से लेके 100 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? एक छोड़ के एक है, यानी ऑड नंबर हट जाएंगे, आधे चले जाएंगे, आधे रह जाएंगे। 100 और 2 के बीच में कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 50 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो n की जगह हम 50 रख देंगे। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे तो पहला पद हो गया 2 और आखिरी पद हो गया 100, और n की वैल्यू हो गई 50। 50/2 है, क्योंकि यहाँ n/2 लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। तो ये भी 10th क्लास में है, ये भी गलती से आपके यहाँ डाल दिए, मगर मैंने ये फार्मूले आपको लिखवा दिए थे, इसीलिए लिखवाए थे। तो ये 50/2 जो है ये 25 हो जाएगा, और 100 प्लस 2 102 हो जाएगा। 102 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, 2550 इसका आंसर, 2550 यानी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? हम्म। समझ में आ गया सबके? चलूं आगे? ओके। तो इस बार मैथमेटिक्स के इस वाले सेट में, यानी 2021 में, थोड़े टिपिकल दिए, जिसमें बगैर कैलकुलेशन के आप आसानी, तो इसके गुणनखंड करना है और बताना है कि इनमें से, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि 1/3 कॉमन ले ली, क्योंकि वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो आपको अगर फ्रैक्शंस में मैं करके दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर रह जाए, ये 3 to the 6 हो जाए, तो बाहर ही कॉमन लेने से आसान हो, और 9 तिये 27 हो जाए। अब इसके गुणनखंड करना आसान हो जाए। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे, मध्य पद जो है वो स्प्लिट करके जो गुणनखंड किए जाते हैं उससे हो जाएगा ये। अब इसके गुणनखंड होंगे 3 3 3 3, तो इन दो को अगर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, अब एक बचेगा। तो इस तरह से ही इसको स्प्लिट कर देंगे, जैसे गुणनखंड होते हैं आखिरी पद के, उसे अलग अलग कर देते हैं। तो ये 9c हो जाएगा प्लस c, तो ये इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ -22 है, बाहर ये 1/3 है। 5:30 भी बज गए। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसमें 1/3 जो है इसको तो ऐसे ही बाहर रखा रहने देंगे, और इसको सी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सी माइनस प्लस, यहाँ पे
और ये गलती की रख दी है 3C। 9 में से 3 जाएंगे तब 6 बचे। तो यहाँ पे 3 कॉमन। तो ये हो गया 1/3 हो जाएगा C-A, यानी -9 था। वो भी 9 ये है प्लस लिखने के मारे वो निराटे खुद। अब इस 3 को हम किसी एक में अंदर ले जा सकते। तो अगर इसको पहले वाले में ही ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस, एक ही में गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना, दोनों में मत कर देना वरना गलत होगा। और ये C+3, ये C+3 में इनके सारे थे इसलिए मैंने कर दिया। 9 में कोई सा इन्होंने लिया नहीं था। तो C/3 - 3 और C+3। तो C/3 - 3 और C+3 यानी थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही। ठीक है, तो 173 का 3। तो मगरिब की अजान हो गई, फिलहाल यहीं पे बंद करते हैं। आपके कितने रह गए? 74 से 80 तक रह गए। तो ऐसा करूंगा मैं, शाम को पहले ये पूरा करा दूंगा, अगर जल्दी हो गया तो आज ही फिर 2020 का भी शुरू कर देंगे, या आप कहेंगे तो कल से शुरू कर देंगे। मैथ वाले में थोड़ा टाइम तो लग रहा है अभी भी क्वेश्चंस में, अब आगे के ध्यान नहीं मुझे कैसे हैं, लगता है कि नहीं। ठीक है। हाँ हाँ।